हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं गांधी युग के बारे में। गांधी युग 1919 से 1947 के बीच में माना जाता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था, जो कि पोरबंदर के राजा थे, उनके दीवान थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, ये भी पोरबंदर के राजा के दीवान थे। इनके पिताजी का जो करमचंद गांधी जी हैं, इनका उपनाम था काबा गांधी। प्रश्न पूछता है कि काबा गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हैं करमचंद गांधी। इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, ठीक है। और ये जो थी करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म अप्रैल 1869 में हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन दोनों लोग का विवाह 1883 में, ठीक है, हो गया था। उस वक्त गांधी जी की उम्र यानी इन दोनों लोग की उम्र 14 वर्ष थी। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल जो हैं, उन्होंने 1930 में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया और उन्होंने अपना नाम रखा अब्दुल्ला गांधी। लेकिन कुछ समय बाद वे फिर वापस धर्म कन्वर्ट करके आर्य समाज से जुड़ गए। दूसरे थे मणिलाल, ये अफ्रीका में ही बस गए, गांधी जी के साथ गए और अफ्रीका में ही बस गए। तीसरे रामदास, इन्होंने ही गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। रामदास के पुत्र कानू गांधी थे, जो कि गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे। ये यहाँ पर बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि गांधी जी के निजी फोटोग्राफर कौन थे, तो वे कानू गांधी थे, ठीक है। कानू गांधी की पत्नी का नाम था आभा गांधी। इन्हीं की गोद में गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी, ठीक है। चौथा, देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे थे। गांधी जी के जो चौथे पुत्र थे देवदास, वे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे थे। दोस्तों, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को कहा जाता है। यह यूँ कहें कि जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ पे 2 टाइप से प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वे थे जमनालाल बजाज। या फिर यूँ कहें कि जमनालाल बजाज ने किन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकारा था, तो वे थे महात्मा गांधी। भारत के दैनिक अखबार, अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत 1924 में हुई थी। 1888 में पढ़ाई करने के लिए वे लंदन चले गए, वहाँ पर बैरिस्टर बनने। 3 साल की पढ़ाई को पूरा कर लिए तो 1891 में वापस आए और 1891 में ही लंदन से वापस आकर उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू कर दी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए, ठीक है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने गए थे? शेख अब्दुल्ला का, जो कि नटाल में रहते थे। और नटाल के डरबन बंदरगाह पर महात्मा गांधी जब पहुँचे तो उनका स्वागत करने खुद शेख अब्दुल्ला आए थे। बहुत ही बड़े उद्योगपति थे वहाँ के। वो केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, जहाँ पर 40,000 पाउंड का विवाद था। यहाँ पर हम लोग पहले ये जान लेते हैं, गांधी जी ने जो करार किया था गांधी जी के साथ, इन्होंने 105 पाउंड प्रति माह वेतन, 1 वर्ष का करार था और प्रथम श्रेणी का टिकट था। ये करार किया था शेख अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी के साथ। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ डिफरेंस जान लेते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि LLB, ठीक है, लॉयर, एडवोकेट या फिर बैरिस्टर में क्या अंतर है, तो LLB जो होता है ना, उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। LLB डिग्री धारक वकील कहलाते हैं। वहीं लॉयर जब किसी का पक्ष कोर्ट में रखने लगता है तो वो एडवोकेट कहलाता है, यानी अधिवक्ता कहलाता है। और बैरिस्टर, जो व्यक्ति कानून की पढ़ाई ब्रिटेन से किया हो, उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अंतर। LLB जो किया रहता है वो वकील होता है, सिर्फ डिग्री लिया होता है। लेकिन वही जब LLB डिग्री धारक व्यक्ति वकील जो है, जब कोर्ट में किसी का पक्ष रखने लगता है तो वो एडवोकेट अधिवक्ता हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति कानून की पढ़ाई ब्रिटेन से करके आता है, इंग्लैंड से करके आता है, तो उसे हम बैरिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाते समय एक घटना घटती है सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर, जहाँ
अंग्रेजों ने गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया प्रथम श्रेणी ये जो डिब्बे थे उनसे। और गांधी जी का प्रथम आंदोलन अफ्रीका में ही शुरू हुआ। 250 भारतीयों के मताधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उनकी लड़ाई उन्होंने वहाँ पर लड़ी जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं रहा था। 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? 1894 में। क्योंकि नस्ल भेद खत्म करने के लिए, क्योंकि उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद जो था वो अपने चरम सीमा पर था। यहाँ पर बोर युद्ध होता है 1899 में दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ दो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं आमने सामने इस युद्ध में, अंग्रेज और डच। अंग्रेज जो थे वो नटाल यानी केप कॉलोनी में रहते थे और डच जो थे वो ऑरेंज फ्री स्टेट ट्रांसवाल में रहते थे। वहाँ पर क्या होता है कि जब दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान मिलने लगती है, सोने की खान मिलने लगती है, तो वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है। चूँकि गांधी जी नटाल क्षेत्र में रहते थे और रंगभेद खत्म करना चाहते थे, वे अंग्रेजों का सहयोग चाहते थे, तो इस लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और साउथ अफ्रीका को हीरे की खान कहा जाता है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ट्रांसवाल क्षेत्र में हीरे की माइंस मिलनी प्रारंभ हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर संघर्ष भी शुरू हो गया। डच और अंग्रेजों की संघर्ष में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें उन्होंने 1100 लोगों की एम्बुलेंस केयर बनाई और इन्हीं को बांटकर 39 मुखिया बनाए। इस संघर्ष में अंग्रेज जीत जाते हैं और 39 बोर पदक बांटते हैं सभी मुखिया को। ठीक है। 1901 में गांधी जी पुनः भारत आते हैं। इस क्रम को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन क्या था? जब भारतीय प्रवासी दक्षिण अफ्रीका जाते थे तो कंपनी और मजदूरों के बीच एक बॉन्ड साइन होता था जिसे गिरमिट कहा जाता था। अधिक काम करना लेना, कम वेतन देना, मानवीय यातनाएं तथा 3 पाउंड वार्षिक टैक्स भी लगा दिया तो मजदूरों पर यह अधिक व्यय बढ़ गया। तो 1908 में यह टैक्स समाप्त हुआ, लेकिन गिरमिटिया आंदोलन के प्रभाव से गिरमिट प्रथा सन 1917 में समाप्त हुई। यह आंदोलन नटाल कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में चला था और यह आंदोलन सिर्फ यहीं नहीं चला था, दक्षिण में नहीं, फिजी में चला था, साथ ही साथ अन्य देशों में, गुयाना में भी चला था। जब गांधी जी भारत पुनः वापस लौट कर आते हैं तो कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि वे पुनः 1902 में वापस चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि नटाल में रहने वाले भारतीयों को एशियन विभाग से परमिशन लेनी थी, जो कि जटिल प्रक्रिया थी। जल्दी वहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी विभाग से परमिशन लेनी थी, जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी, तो इससे दिक्कत हो रही थी। तो लोगों ने इनको बुलाने के लिए पत्र लिखा था। तो जब ये जाते हैं तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल 1907 में पास हुआ, जिसका विरोध करने पर 1908 में पहली बार गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो जमानत मिलने के बाद ब्रिटेन गए और ब्रिटेन से वापस अफ्रीका आते समय जहाज़ में उन्होंने 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। 1910 में लिखी थी उन्होंने ब्रिटेन से वापस अफ्रीका आते समय। एट लास्ट 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अस्थायी रूप से भारत लौट आते हैं। वे SS सुदीप जहाज से आए थे और वे बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। उनके साथ जो उनका सहयोगी दल भी था और भारत लौटे तो गांधी जी की उम्र उस वक्त 45 वर्ष थी। 1915 में अहमदाबाद में कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया उन्होंने, जहाँ पर वे रुकते थे। साथ ही साथ उनके जो भी फॉलोअर्स थे, ठीक है, या उनके सहयोगी थे, वे रुकते थे। महात्मा गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, जहाँ लोगों को स्वावलंबन की सीख दी जाती थी 1910 में। ठीक है। तो टॉल्स्टॉय फार्म किसने स्थापित की थी? महात्मा गांधी ने 1910 में। 1917 में इस आश्रम को स्थानांतरित करके साबरमती आश्रम के रूप में स्थापित किया गया। 1917 से 1933 तक वे महात्मा गांधी जी यहाँ पर कंटिन्यूअस रहे तथा उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर कुछ समय बिताया। और इस आश्रम के लिए जो आर्थिक मदद की वो अम्बालाल साराभाई ने की थी। इस आश्रम की जिस कुटिया में महात्मा गांधी रहते थे उसका नाम था हृदय कुंज और अतिथि कक्ष को नंदिनी कहा जाता था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की थी, इसलिए जनता ने उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था, रिक्रूटिंग सार्जेंट। फिनिक्स नामक पक्षी, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबी उम्र मतलब बहुत ही काफ़ी कई वर्षों तक जीवित रहता है,
उसी के नाम पर उन महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी सन 1904 में। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, अफ्रीका में किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कब, 1904 में। तो यहाँ पर जब रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया तो महात्मा गांधी की इस पहल से खुश होकर अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। इसके बाद ये उपाधि उन्होंने त्याग दी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत भ्रमण का सुझाव दिया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद्र जी। वहीं गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी रस्किन से, ब्रिटेन में। जिनकी पुस्तक से प्रेरणा ली थी वो किताब थी अनटू द लास्ट। आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने टॉल्स्टॉय से ली थी, जिनकी बुक है वॉर एंड पीस तथा अन्ना कैरिना। तो यह कुछ ऐसी बातें थी महात्मा गांधी जी के बारे में जो हमें जाननी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनसे प्रश्न पूछता है यहाँ पर, जो नई कहावत है रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब काफ़ी ध्यान से पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट्स यहाँ पर कुछ मैंने बताए, उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे पूछ सकता है कि गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर कौन थे, तो वो कान्हू गांधी थे, ठीक है। काबा गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो करमचंद गांधी जी को जाना जाता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है। अब अगली वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।